एवरीवन, हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर पढ़ रहे थे और ये इस चैप्टर का 8th लेक्चर है। हमने 5th लेक्चर में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट किया था और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। एंड देन 6th लेक्चर में अपटेक ऑफ मिनरल ऑयल, वाटर मूवमेंट अप प्लांट, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल ऑयल्स हमने कंप्लीट किया था। और लास्ट लेक्चर 7th लेक्चर में हमने ट्रांसपिरेशन टॉपिक पढ़ा था। आज हम 8th लेक्चर में फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। तो हमने लास्ट लेक्चर, इससे पिछले वाले लेक्चर में 7th लेक्चर में हमने ट्रांसपिरेशन पढ़ा और ट्रांसपिरेशन में हमने देखा कि स्टोमेटा ओपन कब रहता है। थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। स्टोमेटा ओपन रहने का क्या कंडीशन था, क्या आपको याद है? स्टोमेटा ओपन रहने का कंडीशन ये था कि CO2 का कंसंट्रेशन लो होना चाहिए और pH की वैल्यू हाई होना चाहिए। और स्टोमेटा क्लोज कब होगा? स्टोमेटा क्लोज कब होता था? रात के टाइम में। और कैसे क्लोज होता था? क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन हाई था और pH की वैल्यू लो हो गई थी। ठीक है, तो स्टोमेटा ओपन होगा तो ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा होगा और अगर स्टोमेटा क्लोज होगा तो ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा। ये सारा पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन को हमने लास्ट लेक्चर में ख़त्म किया। तो आज एक नोट पॉइंट में हम गटेशन, ब्लीडिंग और ट्रांसपिरेशन के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए, लॉस ऑफ H2O प्लांट में 3 प्रोसेस के थ्रू होता है। प्लांट में वाटर का लॉस 3 प्रोसेस के थ्रू होता है। तो हम इन्हीं तीनों प्रोसेस के बीच में एक कंपैरिजन कर लेते हैं। हमने गटेशन और ब्लीडिंग पढ़ा था, रूट प्रेशर की एक्शन की वजह से होता है। तो ये हमने एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल को हम और आप मिल करके साथ में फिल करेंगे। ठीक है, तो आइए इस पे फिल करते हैं हम। देखिए, गटेशन सबसे पहला पॉइंट है कैरेक्टर में ऑकर्स थ्रू। तो गटेशन किसके थ्रू होता था? गटेशन हाइडाटोड पोर के थ्रू होता था, या फिर तो आप उसे लीफ मार्जिन भी बोलते थे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि गटेशन अनइंजर्ड लीफ मार्जिन के थ्रू होता था। अनइंजर्ड लीफ मार्जिन और हाइडाटोड पोर के थ्रू होता था। लीफ के एंड में जहाँ पे वेन की एंडिंग होती है वहाँ पे पोर प्रेजेंट होता है और उस पोर का नाम है हाइडाटोड पोर। और ये जो पोर है हाइडाटोड पोर, ये ऑलवेज ओपन रहता है। जैसे स्टोमेटा क्या है, डे के टाइम में ओपन और नाइट के टाइम में क्लोज हो जाता है, बट हाइडाटोड पोर ऑलवेज ओपन रहता है। इसके अलावा हमने बताया था ब्लीडिंग किसके थ्रू होगा? तो ब्लीडिंग कट स्टेम के थ्रू होगा या फिर तो कोई भी वुंड के थ्रू होगा। प्लांट में अगर कोई भी वुंड हो गया तो उसके थ्रू जो लिक्विड बाहर आएगा, उसके थ्रू जो लिक्विड या फिर तो फ्लूइड एमिट होगा, उसे हम ब्लीडिंग बोलेंगे। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन हमने देखा कि ट्रांसपिरेशन मेनली स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटल पोर के थ्रू और स्टोमेटा के थ्रू और लीफ के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये ऑकर्स थ्रू हमने कंप्लीट कर लिया कि गटेशन अनइंजर्ड लीफ मार्जिन से या फिर तो हाइडाटोड पोर से होता है और ब्लीडिंग कट स्टेम से और ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा या फिर तो लीफ से होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है टाइम। देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे मैं और बता दूँ, ये जो गटेशन और ब्लीडिंग है, इन दोनों से जो लिक्विड बाहर आता है, जो फ्लूइड एमिट होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आपको याद है? एक्सुडेशन बोलते हैं। एक्सुडेशन कहाँ कहाँ पे होता है? तो गटेशन प्रोसेस में और ब्लीडिंग प्रोसेस में एक्सुडेशन प्रोसेस होता है। गटेशन में और ब्लीडिंग में एक्सुडेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये ऑकर्स थ्रू हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टाइम क्या होगा गटेशन होने का। तो गटेशन और ब्लीडिंग दोनों के लिए
हाई एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर चाहिए होता है, या फिर तो हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी चाहिए होता है। तो गटेशन का टाइम या फिर तो ब्लीडिंग का टाइम तब हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस टाइम हम प्लांट में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं जब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हाई होगा, और ये कंडीशन ड्यूरिंग डे टाइम में और ड्यूरिंग नाइट टाइम में ऑब्जर्व होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो गटेशन है ये अर्ली मॉर्निंग प्लस नाइट के टाइम में, अर्ली मॉर्निंग प्लस नाइट के टाइम में होता है। और ऐसा क्यों है कि अर्ली मॉर्निंग और नाइट के ही टाइम में होता है? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग और नाइट के टाइम में एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हाई होता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हाई होता है। ये सारा पॉइंट हमने देखा हुआ है, बस यहाँ पे कंपैरिजन यहाँ पे हम लिख रहे हैं। और ब्लीडिंग कब होगा? तो ब्लीडिंग कभी भी हो सकता है प्लांट में। अगर कहीं पे वुंड हो गया है तो वुंड के थ्रू फ्लूइड कभी भी एमिट हो सकता है, बट आप इस ब्लीडिंग को ईजिली कब ऑब्जर्व कर सकते हैं? अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें तो प्लांट में आप ब्लीडिंग को ईजिली ऑब्जर्व कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग में एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हाई होगा। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हाई होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एनी टाइम ये ब्लीडिंग का प्रोसेस एनी टाइम हो सकता है, बट ईजिली ऑब्जर्वेबल कब होगा? जब एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हाई होगा, मीन्स डे के टाइम में, अर्ली मॉर्निंग में हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है ये ओनली डे के टाइम में होता है। ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है ओनली डे के टाइम में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लॉस ऑफ H2O इन द फॉर्म ऑफ। हमने देखा था गटेशन और ब्लीडिंग में लिक्विड के फॉर्म में लॉस ऑफ H2O हुआ था, लिक्विड के फॉर्म में लॉस ऑफ H2O हुआ था, बट ट्रांसपिरेशन में वेपर के फॉर्म में हुआ था। ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस ऑफ H2O हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टेट ऑफ H2O क्या होगा? मतलब H2O प्योर है या फिर तो इम्प्योर है। तो गटेशन और ब्लीडिंग में जो लॉस ऑफ H2O होगा वो इम्प्योर होगा। इम्प्योर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा उसमें वाटर प्रेजेंट होगा प्लस मिनरल प्रेजेंट होगा। देखिए हाइड्रोथोड पोर से जो वाटर आएगा उसमें, अब ये देखिए हाइड्रोथोड पोर मैंने बताया था कहाँ प्रेजेंट है। अगर ये लीफ है तो इस लीफ के मार्जिन और टिप पे प्रेजेंट है, और ये रूट ने लगाया प्रेशर, और ये इसमें वाटर और मिनरल तो दोनों प्रेजेंट हैं। तो रूट ने जब लगाया प्रेशर तो यहाँ से वाटर और मिनरल दोनों ही बाहर आएगा। और यही प्रोसेस ब्लीडिंग में भी होगा। ब्लीडिंग में भी इम्प्योर लिक्विड होगा। ये जो लिक्विड के फॉर्म में लॉस ऑफ वाटर हो रहा है वो इम्प्योर होगा, डेट इज वाटर प्लस मिनरल दोनों प्रेजेंट होगा। बट ट्रांसपिरेशन में जो वेपर का लॉस होता है वो प्योर फॉर्म में होता है, दैट इज प्योर H2O हम लिख सकते हैं। ट्रांसपिरेशन में प्योर H2O का लॉस होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफेक्ट ऑफ ABA। ABA को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ABA हाई CO2 कंसंट्रेशन और लो pH पे भी फॉर्म हो जाता है। तो इफेक्ट ऑफ ABA हमने देखा था कि ट्रांसपिरेशन में तो इफेक्ट ऑफ ABA होता था, बट ब्लीडिंग और गटेशन में कोई भी इफेक्ट ऑफ ABA नहीं होगा। या फिर तो हम यहाँ पे क्रॉस करके भी लिख दे रहे हैं, नेगेटिव से आप इंडिकेट कर लीजिए या फिर तो क्रॉस से लिख लीजिए या फिर तो नो कर दीजिए। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ ABA गटेशन एंड ब्लीडिंग में नहीं होगा, और ट्रांसपिरेशन में इफेक्ट ऑफ ABA दिखेगा। अगर ABA का इफेक्ट ट्रांसपिरेशन में दिख रहा है, इसका मतलब जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो कंट्रोल्ड प्रोसेस होगा, कंट्रोल्ड प्रोसेस होगा। बट ब्लीडिंग और गटेशन अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होते हैं। ब्लीडिंग और गटेशन अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होते हैं,
कंट्रोल्ड। लास्ट पॉइंट क्या है? हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। तो आपने देखा था ट्रांसपीरेशन का पर्पस ऑफ ट्रांसपीरेशन में कि ट्रांसपीरेशन लीफ का इवापोरेटिव कूलिंग कराता है, मतलब 10 to 15 डिग्री डिक्रीज इन लीफ का सरफेस का टेम्परेचर करता है। तो यहाँ पे हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन में ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है, बट ब्लीडिंग और गटेशन बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें वेपर के फॉर्म में लॉस हो रहा है। तो वेपर जब भी प्लांट से बाहर निकलता है तो अपने साथ में हीट एनर्जी को लेकर के निकलेगा, बट लिक्विड जब निकलता है तो ये लिक्विड अपने साथ में हीट एनर्जी को लेकर के प्लांट से नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन था छोटा सा जिसे हमने कंप्लीट कर लिया साथ में मिलके। और इसके बाद आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। तो आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। इससे पहले एक पॉइंट और छोटा सा, एक सेकेंड। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा पढ़ा था तो यहाँ गार्ड सेल के बारे में पढ़ा था। तो एक पॉइंट और यहाँ पे लिख लीजिए, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। मैंने ये पॉइंट बताया था। देखिए यहाँ पे जब हम डिफरेंस बिटवीन गार्ड सेल एंड अदर एपिडर्मल सेल के बारे में बता रहे थे तो ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा और अदर एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। बट यहाँ पे मैं स्पेस तो छोड़ा था पर लिखना भूल गया था ये एक पॉइंट कि क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल में प्रेजेंट होता है। स्पेस यहाँ मैंने छोड़ा था पर लिखना भूल गया था, तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा में, जो स्टोमेटा में गार्ड सेल है, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। तो आइए आज के लेक्चर में हम अपने फ्लोएम ट्रांसपोर्ट टॉपिक को, आज का टॉपिक फ्लोएम ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना होगा कि गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आइए फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्लोएम में किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होना है, तो हमें पता है कि फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। ये पॉइंट हमने पहले भी देखा है कि फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये फूड बनता कहाँ पे है? ये फूड लीफ में बनता है और लीफ से जाएगा कहाँ पे? लीफ से प्लांट के अदर पार्ट्स में जाता है। लीफ से प्लांट के अदर पार्ट में जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फ्लोएम है, यहाँ फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में भी होता है। फ्लोएम एक तरीके का आप पाइप समझ सकते हैं और इस पाइप के थ्रू दोनों डायरेक्शन में फ्लो ऑफ फूड होता है। देखिए, हम एक एग्जाम्पल जैसे बना के दिखाते हैं। ये क्या हो गया? आप प्लांट का स्टेम सपोज कर लीजिए, स्टेम सपोज कर लीजिए और ये लीफ हो गया। और लीफ क्या कर रहा है? फूड का सिंथेसिस कर रहा है। जब फूड का सिंथेसिस कर रहा है तो फूड लीफ से मूव कर करके कहाँ पे जाएगा? तो स्टोरेज ऑर्गन में जाएगा। आप सपोज कर लीजिए कि इस प्लांट में ये फूड रूट में जाके स्टोर हो रहा है। रूट में जाके, जैसे स्वीट पोटैटो के रूट में फूड स्टोर होता है, वैसे ही आप यहाँ मान लीजिए कि ये फूड रूट में जा कर के स्टोर हो रहा है। बट अगर ये लीफ को अगर रिक्वायरमेंट हुई या फिर तो प्लांट के किसी भी पार्ट को फूड की रिक्वायरमेंट हुई और वो रिक्वायरमेंट अगर लीफ नहीं पूरा कर पा रहा है तो ये लीफ यहाँ, ये जो स्टोरेज ऑर्गन है, यहाँ से वापस आएगा। ये जो फूड है स्टोरेज ऑर्गन से वापस आएगा रिक्वायर्ड प्लेस पे। तो आप यहाँ देखिए डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो रहा है और अपवर्ड मूवमेंट भी हो रहा है। फ्लोएम के थ्रू हम लिख सकते हैं फ्लोएम में अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड भी होगा और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड भी होगा। इसे ही हमने पहले मल्टी डायरेक्शनल बोला था, बट यहाँ पे हम स्पेसिफिकली मल्टी डायरेक्शन में बाई डायरेक्शनल
बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही सही है, मल्टी डायरेक्शनल बोलिए या फिर तो बाई डायरेक्शनल बोलिए। ये अगर ऑप्शन में जिस तरीके से दिया है उस तरीके से दोनों ही सही है। ये फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फूड हमने देखा कहाँ से जा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो जहाँ से फूड जाएगा उसे हम सोर्स बोलते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सोर्स बोलेंगे। और फूड जहाँ पे फाइनली जाएगा उसे हम सिंक बोलेंगे। अगर हम लीफ और रूट की केस लेके समझाएं तो सोर्स को हम लीफ बोल देंगे और रूट को हम सिंक बोल देंगे। तो सोर्स का मीनिंग क्या हो गया, सोर्स मीन्स दोज प्लेस विच सिंथेसाइजेस फूड। सोर्स क्या करेगा, फूड का सिंथेसिस करेगा। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, सोर्स मीनिंग क्या हो जाएगा, विच सिंथेसाइजेस फूड, जो फूड का सिंथेसिस करेगा। या फिर तो फूड जहाँ से निकलेगा, फूड जहाँ से निकलेगा उसे हम सोर्स बोलेंगे। और एग्जाम्पल के रूप में हम इसे लीफ बोल सकते हैं। ये जो प्लांट की लीफ है वो सोर्स की तरह एक्ट करती है। और सिंक का मीनिंग क्या हो जाएगा, एक ऐसा प्लेस प्लांट में विच नीड्स फूड या फिर तो विच स्टोर्स फूड। एक ऐसा प्लेस जिसको फूड की नीड है या फिर तो वो फूड को फाइनली स्टोर कर लेगा, तो उसे हम सिंक बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ये रूट हो जाएगा। ठीक है, तो सोर्स का मीनिंग क्या हुआ कि वो प्लांट का पार्ट जहाँ पे फूड की सिंथेसिस हो रही है। और सिंक का मीनिंग क्या हुआ कि प्लांट का वो पार्ट जहाँ पे फूड यूज़ होगा, जहाँ पे फूड स्टोर होगा। नीड का मीनिंग यहाँ पे क्या है, यूज़ होगा वहाँ पे फूड फाइनली यूज़ होगा। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। बट एक और पॉइंट देखिए, मैंने समझाया कि ये रूट भी सोर्स की तरह एक्ट कर सकता है। अगर कोई सीज़न ऐसा आ गया कि ये लीफ प्रॉपरली फूड नहीं प्रिपेयर कर पा रहा है, तो ये जो रूट है जहाँ पे फूड स्टोर्ड है वो भी सोर्स की तरह एक्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि सोर्स एंड सिंक में बी रिवर्स्ड। ये जो सोर्स और सिंक का रिलेशन है ये उल्टा भी हो सकता है, ये रिवर्स हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड प्लांट नीड। प्लांट के नीड पे, या फिर तो एक ऐसा सीजन आ जाए जिस सीजन में प्लांट फूड अच्छे से प्रिपेयर ना कर पाए। तो हम यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हैं अब कि सोर्स एंड सिंक में बी reversed, source and sink may be reversed depending on season and plant need। प्लांट के नीड पे डिपेंड करेगा ये, और प्लांट के मीन्स सीजन कैसा है बाहर, इस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर एक NCERT में एग्जांपल दिया है कि अगर अर्ली स्प्रिंग का सीजन है, मीन्स ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग का अगर शुरुआती सीजन है तो उस टाइम पे क्या होगा, अर्ली स्प्रिंग के टाइम में जो ये रूट होता है, अर्ली स्प्रिंग के टाइम में ये जो रूट होता है या फिर तो जहाँ पे फूड स्टोर हुआ है वो सोर्स की तरह एक्ट करने लगता है। ये जो रूट है ये सोर्स की तरह एक्ट करने लगेगा। और अर्ली स्प्रिंग में जो प्लांट का बड होगा, बड सिंक की तरह एक्ट करने लगेगा। ये जो रूट है सोर्स की तरह एक्ट करने लगेगा और बड सिंक की तरह एक्ट करने लगेगा। क्यों, अब बड को फूड क्यों ज़रूरत है, आप बताइए। ये जो रूट है वो सोर्स और बड सिंक, तो बड फूड का करेगा क्या, बड को चाहिए होगी एनर्जी, बड नीड्स एनर्जी, बड को एनर्जी चाहिए होगी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक apparatus।
फोटोसिंथेटिक ऑपरेटस, बट क्या करेगा उस फूड से एनर्जी डिराइव करेगा और उस एनर्जी का यूज़ करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जैसे कि फोटोसिंथेटिक ऑपरेटस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, इतना जो पॉइंट हमने पढ़ा है, इस पॉइंट से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि ये जो सोर्स और सिंक का रिलेशन है ये वेरिएबल है। ये जो सोर्स और सिंक का रिलेशन है कैसा है? सोर्स एंड सिंक रिलेशन इज वेरिएबल। सोर्स और सिंक का रिलेशन एक वेरिएबल रिलेशन है, जिसने फूड को दिया वो सोर्स हो जाएगा और जिसने फूड को लिया वो सिंक हो जाएगा। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ रहा है। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में जो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेट होता है उसे हम लोग फ्लोएम सैप बोलते हैं। जैसे जो जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेट होता है उसे हम लोग जाइलम सैप बोले थे, तो यहाँ पे जो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेट होगा उसे हम लोग फ्लोएम सैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोएम सैप बोलते हैं। और ये फ्लोएम सैप में मेनली क्या होगा, जैसे जाइलम में अगर थोड़ा सा हम याद दिला दें आपको कि जो जाइलम सैप था, जाइलम सैप में क्या प्रेजेंट था? जाइलम सैप में वाटर प्रेजेंट था प्लस मिनरल प्रेजेंट था। जाइलम सैप में वाटर प्रेजेंट था और मिनरल प्रेजेंट था। और एक पॉइंट और आपको याद दिला दें कि जाइलम में ओनली अपवर्ड मूवमेंट होता है। अपवर्ड मूवमेंट मीन्स यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। और यहाँ पे फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल बोल लीजिए या फिर तो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है। तो देखिए यहाँ पे जो फ्लोएम सैप होगा इसमें वाटर प्रेजेंट होगा प्लस सुक्रोज प्रेजेंट होगा। वाटर प्रेजेंट होगा प्लस सुक्रोज प्रेजेंट होगा। मेनली यही दो कंपोनेंट होते हैं फ्लोएम सैप में। यहाँ पे ऐसे मेनली करके लिख लीजिए कि मेनली फ्लोएम सैप कंटेन्स वाटर एंड सुक्रोज। बट और क्या क्या फ्लोएम में हो सकता है? वाटर और सुक्रोज के अलावा और क्या हो सकता है? तो अदर शुगर हो सकता है। सुक्रोज एक शुगर हो गया, इसके अलावा और कोई शुगर हो सकता है, हार्मोन हो सकता है एंड अमीनो एसिड हो सकता है। अमीनो एसिड आर ऑल्सो ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ रहा है कि फ्लोएम सैप क्या हो जाएगा। फ्लोएम सैप में मेनली वाटर और सुक्रोज होगा, बट इसके अलावा अदर शुगर हो सकते हैं, हार्मोन हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकता है, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद आइए एक थोड़ा सा यहाँ पे नोट पॉइंट हो जाए। देखिए, प्लांट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। प्लांट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, बट ये ग्लूकोज फ्लोएम में जाने से पहले लीफ के मीजोफिल सेल में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। अब ये ग्लूकोज फ्लोएम में जाने से पहले कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में। मीन्स ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूकोज नहीं होता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूकोज नहीं होता। और ये जो सुक्रोज है फाइनली स्टोरेज ऑर्गन में जाकर के स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज बना था लीफ में, बट वो कन्वर्ट हो गया सुक्रोज में। देखिए, ग्लूकोज 1 का मतलब 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये एक मोनोसैक्राइड है। ग्लूकोज एक मोनोसैक्राइड है और सुक्रोज एक डाइसैक्राइड है और स्टार्च पॉलीसैक्राइड है। स्टार्च पॉलीसैक्राइड है। तो क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज का ट्रांसलोकेशन क्यों नहीं होता है और सुक्रोज का ही ट्रांसलोकेशन क्यों होता है?
क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज का ट्रांसलोकेशन क्यों नहीं होता है। इसका रीज़न ये हो जाएगा कि ये जो सुक्रोज है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये जो सुक्रोज है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, और नॉन रिड्यूसिंग होने का बेनिफिट क्या है कि ये नॉन रिएक्टिव हो जाता है। ये जो सुक्रोज है कैसा शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, देखिए सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का, तो ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप होता है और जो फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसकी वजह से फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं अवेलेबल है। मैंने क्या बताया कि सुक्रोज एक डाइसैकराइड है, इसमें ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, तो जो फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, जो ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, दोनों के बीच में बन जाएगा बॉन्ड बन गया, तो ये रिएक्टिव नहीं होगा, रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है। बट ग्लूकोज में क्या होगा, एल्डिहाइड प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप, वो रिएक्टिव होता है, इस वजह से ग्लूकोज का ट्रांसलोकेशन नहीं होता है। ट्रांसलोकेशन हमेशा सुक्रोज का होता है, ट्रांसलोकेशन सुक्रोज का होता है। अब आप पूछ सकते हैं स्टार्च जो है, स्टार्च भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, स्टार्च भी नॉन रिड्यूसिंग होता है, बट स्टार्च की साइज बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि हो जाएगा, साइज बहुत ही ज़्यादा होती है, इसी वजह से इस स्टार्च का भी ट्रांसलोकेशन नहीं हो सकता। तो ट्रांसलोकेशन सुक्रोज का क्यों होता है, या फिर तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन किसका होगा, तो आंसर होगा आपका सुक्रोज। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा कि ट्रांसलोकेशन सुक्रोज का होता है। तो आइए अब ट्रांसलोकेशन फ्लोएम में कैसे होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होगा, उस पॉइंट को हम समझते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे भी हो नहीं पाएगा। देखिए फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट के लिए एक हाइपोथेसिस दी गई है जिसे हम मास फ्लो और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस बोलते हैं। मास फ्लो का मीनिंग मैंने समझाया था। मास फ्लो और बल्क फ्लो का मतलब क्या है, ये फ्लो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती हैं। आपको यहाँ पे समझ में भी आएगा अभी वो मास फ्लो या फिर तो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। देखिए हमने जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया था 5th लेक्चर में ही बताया था कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एक स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू होता है जिसे हम मास फ्लो और बल्क फ्लो बोलते हैं। और मास फ्लो और बल्क फ्लो वैस्कुलर बंडल के थ्रू होगा, मींस जाइलम में भी मास फ्लो के थ्रू होता है और फ्लोएम में भी मास फ्लो के ही थ्रू ट्रांसलोकेशन होता है। मास फ्लो या फिर तो प्रेशर फ्लो का मतलब क्या है कि ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है या फिर तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता है। अब 5th लेक्चर में जो 5th लेक्चर का नोट्स है उसे एक बार वापस से देखिए तो समझ में आएगा कि मास फ्लो या फिर तो प्रेशर फ्लो प्रेशर के डिफरेंस कंसंट्रेशन की डिफरेंस की वजह से होता है। मींस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इनका मूवमेंट होता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस को जो साइंटिस्ट दिए थे उनका नाम है मंच पढ़िए, मुंच पढ़िए, एक चॉकलेट आता है मंच, तो मंच ही पढ़ लीजिए। इसे मंच ने दिया था और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है, मोस्ट एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस है फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट के लिए। फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट के लिए ये मोस्ट एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस है। आइए थोड़ा सा फ्लोएम के बारे में इंफॉर्मेशन ले लिया जाए। वैसे यहाँ पे नीड तो नहीं है, रफली ये आप समझेंगे फ्लोएम क्या है, मात्र 5 मिनट में। देखिए फ्लोएम और जाइलम दो वैस्कुलर बंडल होते हैं। ये जो फ्लोएम है और जाइलम है दोनों ही
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। कॉम्प्लेक्स मीन्स इनके मोर देन वन कंपोनेंट होते हैं। देखिए परमानेंट टिश्यू दो तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो सिंगल तरह के सेल का बना होगा। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो सिंगल तरह के सेल का बना होगा, होमोजीनस सेल का बना होगा। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा PCS, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्केलेरेनकाइमा। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल का बना होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल का बना होता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वैस्कुलर बंडल, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल का है। तो ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम में देखिए चार तरह के सेल का बना होगा, और ये जो जाइलम है ये भी चार तरह के सेल का बना होगा। तो फ्लोएम में क्या प्रेजेंट होगा, सीव ट्यूब एलिमेंट प्रेजेंट होगा, इसके अलावा कंपेनियन सेल प्रेजेंट होगा, इसके अलावा फ्लोएम पैरेनकाइमा प्रेजेंट होगा, इसके अलावा फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होगा। ऐसे ही जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होगा, ट्रैकिट्स प्रेजेंट होगा, जाइलम पैरेनकाइमा एंड लास्ट में जाइलम फाइबर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये जो फ्लोएम में सीव ट्यूब एलिमेंट है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेनकाइमा है, ये तीनों के तीनों ही लिविंग होते हैं। और ये जो फ्लोएम फाइबर है ये नॉन लिविंग होता है। बट जाइलम के केस में ओनली जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग होंगे, और बाकी का ये जो तीनों हैं ये तीनों नॉन लिविंग होते हैं, ये तीनों नॉन लिविंग होते हैं। तो ये जो फ्लोएम का चार कंपोनेंट मैंने बताया ये चारों एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ प्लांट है एंजियोस्पर्म में चारों प्रेजेंट होते हैं। बट जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में सीव ट्यूब एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता है, इनके जगह पे SC मीन्स सीव सेल प्रेजेंट होता है, सीव सेल प्रेजेंट होता है। मैंने जितना यहाँ पे पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप एक बार चाहिए तो एनाटॉमी चैप्टर में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को पढ़ लीजिए तो आपको समझ में भी आ जाएगा। एक्चुअली एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मास फ्लो और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस में थोड़ा सा यूज होने वाला है। देखिए ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होगा, और जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में सीव सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो कंपेनियन सेल है ये कंपेनियन सेल सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ में क्लोजली एसोसिएटेड होता है। सीव ट्यूब एलिमेंट जहाँ पे वहीं पे कंपेनियन सेल भी होगा। अब कंपेनियन सेल भी सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होगा, जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल ना प्रेजेंट होकर के एल्ब्यूमिनस सेल प्रेजेंट होता है, एल्ब्यूमिनस सेल प्रेजेंट होता है, या फिर तो इसे ही हम लोग स्ट्रासबर्गर सेल भी बोलते हैं। एल्ब्यूमिनस सेल और स्ट्रासबर्गर सेल प्रेजेंट होता है। देखिए ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है इसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे ह्यूमन के RBC में खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, वैसे ही सीव ट्यूब एलिमेंट में खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसका कंट्रोल कंपेनियन सेल के पास प्रेजेंट होता है। सीव ट्यूब एलिमेंट का कंट्रोल कंपेनियन सेल के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना पॉइंट मैंने जितना बताया है ये आगे अभी यूज होगा इसलिए मैंने बताया। थोड़ा सा जाइलम भी यहाँ पे बता देते हैं। ये जो वेसल्स है सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होगा, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होता है, और जिम्नोस्पर्म में यही तीन कंपोनेंट ही प्रेजेंट होंगे। एंजियोस्पर्म में चारों होगा बट जिम्नोस्पर्म में ओनली 3 कंपोनेंट होगा। तो एंजियोस्पर्म में वेसल्स हेल्प करता है वाटर के ट्रांसपोर्ट में मेनली, बट जिम्नोस्पर्म में वेसल्स तो है नहीं, तो ट्रैकिट्स हेल्प करता है वाटर के ट्रांसपोर्ट में। तो इस इंफॉर्मेशन को हम ध्यान में रखते हुए आइए प्रेशर फ्लो या फिर तो मास फ्लो हाइपोथेसिस को समझते हैं। देखिए प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस, ये आप देखिए हमने बनाया एक लीफ, क्योंकि लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होगा, तो ये हमने बना दिया
एक लीफ। अब लीफ में क्या होगा, मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा ग्लूकोज, तो उस ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट होना होगा सुक्रोज में। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ये ग्लूकोज मेसोफिल सेल में ही कन्वर्ट हो जाएगा सुक्रोज में। कन्वर्ट होने के बाद अब ये सुक्रोज जाएगा फ्लोएम में। ये सुक्रोज जाएगा कहाँ पे, फ्लोएम में जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से जाएगा और फ्लोएम का क्या स्ट्रक्चर होगा। देखिए फ्लोएम का मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूं अभी, जिसे बोलते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट। ये सीव ट्यूब एलिमेंट के कंपोनेंट हैं। ये कई सारे सेल्स हैं जो कि इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। यहाँ पे भी होगा। ये क्या होता है, इसे हम सीव प्लेट बोलते हैं। ये एक कंप्लीट सेल है। ये जो हल्का सा आपको शेप दिख रहा है ये एक कंप्लीट सेल है, और इसमें ये क्या होगा, पोर्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से आइए एक दो और सेल बना लिया जाए। देखिए डायग्राम बनाते हुए समझा रहे हैं। हम चाहते तो डायग्राम पहले से भी बना सकते थे, बट उस केस में थोड़ा अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो हमने ये बनाया सीव ट्यूब एलिमेंट। नाम लिखते चलते हैं कंपोनेंट का। ये क्या हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे SEIVE ट्यूब एलिमेंट। इसे हम क्या बोलेंगे, सीव ट्यूब एलिमेंट बोलेंगे। और ये जो हमने बनाया हुआ है इसे हम लोग सीव प्लेट बोलते हैं, सीव प्लेट बोलते हैं। और इस सीव प्लेट में आप देखिए छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम सीव पोर बोलते हैं। इस पोर को हम लोग क्या बोलेंगे, सीव पोर बोलेंगे। ठीक है, इतना नाम आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए हमने अभी एक कंपोनेंट बनाया है, अब एक दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं। हमने बताया कि ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है इसके साथ में कंपेनियन सेल क्लोजली एसोसिएटेड होता है। तो ये जब आप हल्का सा डिप्रेशन देख रहे हैं ना, इस डिप्रेशन में ही कंपेनियन सेल कुछ इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट होगा। अब हर जगह पे होगा, मैं हर जगह पे नहीं बना रहा हूँ, एक स्टार्टिंग में एक लास्ट में बना दे रहे हैं जहाँ पे यूज़ होना है। और ये दोनों साइड में प्रेजेंट होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। और इसी के बगल में जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, और जाइलम पैरेन्काइमा और इन्हीं के बीच में जाइलम फाइबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है पूरा जाइलम का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो ये जो हमने बनाया है ये क्या है, कंपेनियन सेल है। इसे हम क्या बोलेंगे, कंपेनियन सेल बोलेंगे। और ये जो कंपेनियन सेल है और जो सीव ट्यूब एलिमेंट है ये दोनों क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, मतलब दोनों कनेक्ट होते हैं। और जो कनेक्ट होते हैं उस पोर को एक नाम देते हैं, और उस पोर का नाम है पिटफील्ड। उस पोर का नाम है पिटफील्ड। तो पिटफील्ड क्या करता है, सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल को कनेक्ट करता है। यहाँ पे ये भी नाम लिख लिया जाए। मैं देखिए इस कलर के पेन से नाम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूँ। कई सारा कंपोनेंट आएगा बीच बीच में, तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट पेन का यूज़ करते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम पिट फील्ड। देखिए मैं एक्चुअल में यहाँ पे बता क्या रहा हूँ, NCERT में दिखा दूँ, पेज ओपन हो जाए। हाँ ये जो NCERT में इतना पॉइंट लिखा हुआ है ना, प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस में, इसे ही मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसे ही मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, सीव ट्यूब एलिमेंट हो गया। ये दोनों कनेक्टेड हैं, पिट फील्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी के बगल में ये जो पूरा जाइलम फ्लोएम का कंपोनेंट है, इसी फ्लोएम के बगल में ही अगल बगल में ही क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम प्रेजेंट होगा। इसी फ्लोएम के अगल बगल में जाइलम प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हम इसे क्या लिख दिया जाए, ये है जाइलम। और जाइलम में क्या होता है आपको पता ही है कि वाटर प्लस मिनरल होता है। मैं ये डायग्राम बना सकता था पहले से ही, बट नहीं बनाया था क्योंकि साथ में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखिए होना क्या है, हमने यहाँ पे एक
कंपोनेंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फाइनली हम यहाँ तक लेके जाएंगे। इसे हम सिंक मान लेते हैं, इसे हम सिंक मान लेते हैं। मतलब ये क्या हो गया, सोर्स हो गया और ये फाइनली हो गया सिंक। तो इसे हम बोल देते हैं सोर्स और ये हो गया सिंक। ठीक है, ये हो गया सोर्स और ये हो गया सिंक। तो सोर्स से ग्लूकोज पहले कन्वर्ट हुआ सुक्रोज में और ये सुक्रोज पहले लोड होगा। अब कौन सा कलर पेन ले लिया जाए, ये हो गया है ब्राउन। आइए देखिए, ये सुक्रोज क्या होगा, पहले जाएगा कंपेनियन सेल में। ये सुक्रोज लीफ के सेल से मूव करके गया कंपेनियन सेल में, यही पहले प्रेजेंट होगा फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा में जाएगा, उसके बाद जाएगा कंपेनियन सेल में। मैंने बताया कि ये जो जाइलम का सीव ट्यूब एलिमेंट है, इस सीव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट फिर भी ये एक लिविंग सेल है। जैसे ह्यूमन का आरबीसी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वो एक लिविंग सेल है और 120 दिन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके उसकी डेथ हो जाती है। वैसे ही ये जो सीव ट्यूब है, यहाँ पे मैंने एक सीव प्लेट बनाना भूल गया हूँ, बना दिया जाए। ठीक है, ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। इसका कंट्रोल कंपेनियन सेल के पास प्रेजेंट होता है। इसका कंट्रोल किसके पास होगा, कंपेनियन सेल के पास होगा। तो अब फाइनली कंपेनियन सेल में सुक्रोज आ गया है, कंपेनियन सेल में सुक्रोज आ गया है और ये पेन ये रहा सुक्रोज। ये सुक्रोज कंपेनियन सेल में आ गया है और ये सुक्रोज अब फाइनली लोड होगा। लोड मीन जैसे कोई ट्रक पे सामान लोड होता है तो हम बोलते हैं वो लोड हो रहा है। तो यहाँ पे फाइनली ये इस एलिमेंट में जा कर के इस तरीके से लोड होगा। समझ में आ रहा है ये प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हम इसकी लोडिंग करा रहे हैं। बहुत ही इजी है ये। हमने क्या करा दिया, इसका लोडिंग करा दिया। और ये जो लोडिंग प्रोसेस होगा, आपको पता है ट्रक में अगर कोई सामान लोड कराना है तो एनर्जी देना होगा, एनर्जी देना होगा ना, आपको लेबर लगाना होगा, एनर्जी कंज्यूम होगा। तो ये जो लोडिंग प्रोसेस है ये एक्टिव प्रोसेस होता है। ये जो लोडिंग प्रोसेस है ये एक्टिव प्रोसेस होता है। मतलब क्या है एक्टिव प्रोसेस का, यहाँ पे एटीपी एनर्जी यूज़ होगा। ये जो एटीपी है कन्वर्ट होगा एडीपी में। अब यहाँ पे एक एटीपी नहीं लगता है। अब कितना एटीपी लगेगा ये कोई नंबर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये सुक्रोज पे डिपेंड करेगा ना। तो यहाँ पे इतना जानिए आप कि ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस यहाँ पे हुआ है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। अब होगा क्या देखिए, यहाँ पे फाइनली कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज बढ़ गया। सीव ट्यूब एलिमेंट के एक साइड में कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज बढ़ गया। ये लोडिंग मैंने लिखा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज बढ़ गया है। और जब सुक्रोज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा आप बताइए? जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उस टाइम सेल के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको याद है, पाई इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला पाई इज इक्वल्स टू CRT। C इज द कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ा तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इतना पॉइंट आपको समझ में आया? ये सुक्रोज पहले गया कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो गया इस सीव ट्यूब एलिमेंट के पोर में, सीव ट्यूब एलिमेंट के पोर में। अब यहाँ पे इसने जब सुक्रोज को जब यहाँ पे लोडिंग हुआ तो लोडिंग तो एक्टिव प्रोसेस था और लोडिंग की वजह से यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो जाइलम देख रहा होगा बगल से, कहेगा अच्छा खाना खाए हो तो पानी भी पी लो। मतलब यहाँ से पानी आएगा। ये थोड़ा सा मैंने इस तरीके से बोल दिया, पर मीनिंग क्या होगा, पानी क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, जब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जाइलम में पानी आएगा। जाइलम से पानी यहाँ पे आएगा, जाइलम से वाटर आएगा। मीन्स यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एंडो ऑस्मोसिस हो रहा है। एंडो
ऑस्मोसिस। फिर से समझते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो गया, जाइलम का ऑस्मोटिक प्रेशर लो है। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर हाई का मतलब क्या है, हाइपरटोनिक सिचुएशन बन जाएगा, हाइपरटोनिक सिचुएशन बन जाएगा। यहाँ पे हाइपोटोनिक सिचुएशन है, तो हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक वाटर का फ्लो होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस हुआ। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वाटर अंदर आएगा, अभी यहाँ पे बाहर भी जाएगा, तो कहाँ पे अंदर आएगा कहाँ पे बाहर जाएगा, तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि खाना खाया है तो पानी पिएगा। तो यहाँ पे फाइनली क्या हुआ, देखिए प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर भी आ गया, तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे हाई है, बट इधर पे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो है। मास फ्लो या फिर तो प्रेशर फ्लो का क्या मतलब है, इसका मतलब है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट इज प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये फ्लो होगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो होगा। तो यहाँ पे जब हाई है तो हाई टू लो की तरफ ये मूव करेगा, हाई टू लो की तरफ इस तरीके से मूव करेगा, और फाइनली ये सिंक तक पहुंच जाएगा। कहाँ तक आ जाएगा, सिंक तक आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए सिंक में क्या होना है, यहाँ पे जब लोडिंग प्रोसेस हुआ था ये सब कुछ सिंक तक आ गया। जब यहाँ पे लोडिंग प्रोसेस हुआ था तो सिंक पे अनलोडिंग प्रोसेस होगा। पहले ये सुक्रोज बाहर निकलेगा और बाहर निकल के कंपेनियन सेल में जाएगा, और कंपेनियन सेल में जाएगा तो ये प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस होगा। जब ट्रक में सामान लदवाया और ट्रक से जब सामान को उतरवाना है तो दोनों ही एक्टिव प्रोसेस होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी में, और ये प्रोसेस यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे अनलोडिंग। यहाँ प्रोसेस क्या होगा, अनलोडिंग का प्रोसेस होगा। तो जब यहाँ से सुक्रोज इधर गया, जब सुक्रोज इधर गया तो ये सुक्रोज फाइनली यहाँ से मूव करके कंपेनियन सेल से सिंक में चला जाएगा। ये क्या है, सिंक है, और जा कौन रहा है, जा रहा है सुक्रोज। सुक्रोज सिंक में चला गया, और जब सिंक में सुक्रोज गया तो जब यहाँ से खाना बाहर निकलेगा, जब हमारे पेट से खाना बाहर निकलता है तो पानी भी बाहर निकलता है, मीन्स यहाँ पे होना क्या है, एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा। इधर पे एंडोऑस्मोसिस हुआ, ड्यूरिंग लोडिंग एंडोऑस्मोसिस हुआ, और ड्यूरिंग अनलोडिंग एक्सोऑस्मोसिस होगा, एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या है, लोडिंग कहाँ पे होगा, सोर्स के पास से होगा, अनलोडिंग सिंक के पास होगा। लोडिंग और अनलोडिंग दोनों ही एक्टिव प्रोसेस है, दोनों ही एक्टिव प्रोसेस है, और ये ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ हो रहा है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर हाई था, जब सुक्रोज बाहर निकला तो ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाएगा, और जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर लो हुआ वाटर भी बाहर की तरफ निकल जाएगा, वाटर भी बाहर निकल जाएगा। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ये है मास फ्लो और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। आइए एनसीईआरटी से एक बार इसे पढ़ लेते हैं। आज का लेक्चर लगभग ये कंप्लीट ही हो गया है, तो थोड़ा सा पढ़ ही लिया जाए। देखिए, द एक्सेप्टेड मैकेनिज्म यूज्ड फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज कॉल्ड प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। As glucose is prepared at source by photosynthesis, it is converted to sucrose, a disaccharide. The sugar means यहाँ क्या है, sucrose है, is then moved in the form of sucrose. यहाँ लिखा भी है कि जो sugar है वो sucrose के form में move करेगा into the companion cell में, and then into living phloem sieve tube cell. companion cell से
फ्लोएम सीव ट्यूब सेल में जाएगा बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ध्यान दीजिए, दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द सोर्स प्रोड्यूसेस अ हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक कंडीशन, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा इन द फ्लोएम। वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव्स इनटू द फ्लोएम बाई ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस में कौन सा ऑस्मोसिस? एंडो ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस में भी ध्यान रखिए, एंडो ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस में हमने देखा था ना, दो तरह का है, एंडो और एक्सो। तो एंडो ऑस्मोसिस होगा। एज ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड अप एट द फ्लोएम सैप, एक ऑस्मोटिक प्रेशर बन जाएगा, विल मूव टू एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूव करेगा। अब सिंक पे क्या होगा देखिए, एट द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी रिड्यूस्ड। सिंक में ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना चाहिए, तभी तो सोर्स से सिंक की तरफ मूवमेंट होगा। अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज आउट ऑफ फ्लोएम सैप। फ्लोएम सैप में वापस ले जाने के लिए अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट नेसेसरी है, एंड इनटू द सेल विच विल यूज द शुगर कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी स्टार्च सेल्यूलोज। हाँ, तो ये सिंक में होगा क्या? सिंक में या फिर तो उसका एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर तो वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर तो वो सेल्यूलोज बना लेगा। ठीक है। एज शुगर आर रिमूव्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस। शुगर बाहर निकला, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कम हुआ तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होते ही वाटर विल मूव आउट ऑफ फ्लोएम। वाटर फ्लोएम से बाहर निकल करके जाइलम में चला जाएगा। और यही पॉइंट को यहाँ पे लिखा है, समराइज करके लिखा है, फिर से वही लिखा है, तो इतना आप बार बार पढ़ लीजिएगा उसे। तो ये मास फ्लो और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस हो गया। तो इसका एक नोट्स हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पेज पे एक नोट्स देख लेते हैं। देखिए ये नोट्स हो गया। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज कैसे होता था? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर। जब वाटर की एंट्री होगी तो टर्गर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, या फिर तो सोर्स से सिंक की तरफ होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि लोडिंग और अनलोडिंग। तो लोडिंग और अनलोडिंग दोनों ही एक्टिव प्रोसेस है। तो लोडिंग कहाँ पे होता था? जब सोर्स से कंपेनियन सेल में आएगा सुक्रोज, और कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में जाएगा, कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग लोडिंग बोलते हैं, और लोडिंग एक्टिव प्रोसेस है। लोडिंग एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है। और इसी तरीके से जब सीव ट्यूब सेल से वापस निकल रहा था कंपेनियन सेल में सुक्रोज, तो इस प्रोसेस को हम लोग अनलोडिंग बोलते हैं, और अनलोडिंग भी एक्टिव प्रोसेस है। सीव ट्यूब से कंपेनियन सेल में वापस जाएगा तो उसे हम अनलोडिंग बोलेंगे, और अनलोडिंग भी एक एक्टिव प्रोसेस है। कंपेनियन सेल से फाइनली सिंक में चला जाएगा, जहाँ पे वो या फिर तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर तो स्टार्च और सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा लोडिंग के टाइम पे क्या हो रहा था? एंडो ऑस्मोसिस हो रहा था, और अनलोडिंग के टाइम में एक्सो ऑस्मोसिस हो रहा था। ठीक है। तो ये नोट्स हो गया। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमें एक एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, जो कि NCERT में लास्ट में दिया है। एक्सपेरिमेंट का नाम है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट और रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, दोनों ही उसी का नाम है। आर को यहाँ पे कैपिटल में कर दें। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट और रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने का मोटिव क्या होगा, इसका एम क्या है, पहले देख लिया जाए। तो इसका एम है टू आइडेंटिफाई टिश्यू थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड। ये पॉइंट तो अब हमें पता है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के थ्रू होता है, बट ये जो एक्सपेरिमेंट है NCERT में दिया है, तो ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था उस टाइम पे? तो इस एक्सपेरिमेंट का एम यही था कि टू आइडेंटिफाई द टिश्यू थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड। तो देखिए एक प्लांट हम बनाते हैं। ये हमने लिया एक पॉट,
उस पॉट में क्या होगा? प्लांट होगा। ठीक है, इस पॉट में भरा है मिट्टी जो कि होना चाहिए। हाँ, देखिए ये हो गया प्लांट, इतना छोटा सा प्लांट। इस प्लांट में प्रेजेंट होगी रूट, वो तो हर प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक ठीक, ये हो गया प्लांट। अब इस प्लांट में हम क्या कर रहे हैं, इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा दी जाए साइड साइड से। ठीक है, देखिए ये प्लांट हो गया। हमने क्या किया, इस प्लांट में से थोड़ा सा कुछ टिश्यू निकाल दिया। हमने कुछ टिश्यू को यहाँ से रिमूव कर दिया, और भी बीच में बॉटम के साइड पे ही रिमूव किया है। बीच में बॉटम की साइड में रिमूव कर दिया। ये कंप्लीट प्लांट था। इसके आगे आप चाहिए तो बना लीजिएगा, खाली समय पे इसके ऊपर का प्लांट आप बना लीजिएगा। एक पत्ती हम बना देते हैं खाली समय पे आपको। हाँ, ड्राइंग बनाना है, इसके ऊपर का प्लांट बनाना है, उसमें ढेर सारी पत्तियाँ होनी चाहिए। तो आइए हम एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ से एक रिंग के फॉर्म में एक टिश्यू को निकाल दिया। रिंग को ही आप गर्डल भी बोलते हैं, गर्डल का भी मीनिंग वही है। चारों तरफ से हमने एक रिंग के फॉर्म में कुछ टिश्यू को निकाल दिया, और जो टिश्यू हमने निकाला, हमने बोला कि रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव्ड। रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव्ड। हमने जो टिश्यू निकाला उसे ही बार्क बोलते हैं। क्या आपको पता है कि बार्क का मीनिंग क्या होता है? बार्क का मीनिंग आपको पता है? एनाटॉमी वाले चैप्टर में दिया है, आपको पता होना चाहिए अगर आपने पढ़ा है तो। आइए हम दिखाते हैं बार्क का मीनिंग क्या है। देखिए पहले हम ऐसे ही बोल देते हैं कि ये जो बार्क है, ये जो बार्क है, इसका मतलब ये है कि ऑल द टिश्यू प्रेजेंट आउटसाइड द वैस्कुलर बंडल। हमने देखा था पहले क्या है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स था, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस था, एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकल था, पेरीसाइकल के बाद वैस्कुलर बंडल होता है। पेरीसाइकल के बाद वैस्कुलर बंडल होता है, और वैस्कुलर बंडल में जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है, तो ऑल द टिश्यू आउटसाइड द कैम्बियम इज नोन एज बार्क। आइए हम एनाटॉमी वाले चैप्टर में इस पॉइंट को देखते हैं। एनाटॉमी वाला चैप्टर हवा लग रहा है आपको? आ तो गए चैप्टर में। हाँ, ये लिखा हुआ है कि बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म दैट रिफर्स टू ऑल टिश्यू एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मीन्स बाहर के साइड में जो टिश्यू हैं, टू द वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर के जितने भी टिश्यू हैं, इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम, फ्लोएम को भी इंक्लूड करके जितने भी टिश्यू हैं, हमने उन सारे टिश्यू को निकाल दिया। सेंटर के पोर्शन को रहने दिया और फ्लोएम तक के टिश्यू को निकाल दिया। मोटिव क्या था ये सब बार्क तक निकालने का? कि हमें फ्लोएम को रिमूव करना है। इसका मतलब हमने लिख दिया कि फ्लोएम रिमूव्ड। जो ऊपर हमने लाइन लिखा है उसको सिंपली लिख दिया कि हमने फ्लोएम को रिमूव कर दिया। अब इस रिमूव करने के बाद आप ऑब्जर्व क्या करेंगे कि लीफ से जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना है, वो फूड आएगा यहाँ से नीचे की तरफ। तो आने के बाद यहीं पे फ्लोएम के पास में आकर के ये ऐसे इकट्ठा होता हुआ दिखेगा। इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने फ्लोएम रिमूव किया है, और इसी फ्लोएम के थ्रू ये फूड अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आ रहा था। इसी फ्लोएम के थ्रू ये फूड अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आ रहा था, और फ्लोएम ना मिलने की वजह से ये फूड बाहर की तरफ इस तरीके से आ गया है। अगर फ्लोएम प्रेजेंट होता तो ये फूड इस यहाँ कॉन्टिन्यू चैन में रूट तक जाता, बट फ्लोएम को हमने रिमूव कर दिया है, तो यहीं पे ये फूड इस तरीके से एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये क्या हो गया? फूड हो गया। ठीक है, तो गर्डलिंग और रिंगिंग एक्सपेरिमेंट का मोटिव क्या था? यही कि टू आइडेंटिफाई द टिश्यू थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आया। एक्सपेरिमेंट में इतना ही है। एनसीईआरटी में जो लाइंस लिखा है एक बार आप पढ़ लीजिएगा, तो यहीं से एक थोड़ा सा नोट पॉइंट हो जाए, क्योंकि चैप्टर तो अब ख़त्म ही हो चुका है।
पर फिर भी एक क्वेश्चन की तरीके से नोट हो जाए कि अगर हम जाइलम को रिमूव कर दें तो क्या होगा। इफ़ जाइलम रिमूव्ड, या फिर तो क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले कि इफ़ फ्लोएम रिमूव्ड, इफ़ फ्लोएम रिमूव्ड। क्वेश्चन पूछने वाला दो तरीके से आपसे पूछ सकता है कि अगर हमने जाइलम को निकाल दिया तो क्या होगा, या फिर तो अगर हमने फ्लोएम को निकाल दिया तो क्या होगा। तो आपने देखा कि आप जब फ्लोएम को निकाल देंगे, एक तो हमने ऊपर देखा कि जब हम फ्लोएम को निकाल देंगे तो नीचे की तरफ फूड नहीं आ पाएगा, और फूड नहीं आ पाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, रूट डाई हो जाएगा। मतलब पहले कौन डाई होगा, रूट डाई फर्स्ट, पहले रूट डाई होगा। जब रूट डाई हुआ तो वो अच्छे से वाटर को नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा, अच्छे से वाटर नहीं एब्जॉर्ब करेगा तो ऑल प्लांट विल डाई। पर सबसे पहले कौन डाई होगा, रूट डाई होगा। इसके बाद जाइलम पे देखते हैं। अगर हमने जाइलम को रिमूव कर दिया, फ्लोएम को नहीं रिमूव किया है, तो अगर हमने जाइलम को रिमूव किया तो क्या होगा, इफ जाइलम इज रिमूव्ड तो पहले लीफ डाई होगा या फिर तो शूट डाई होगा। शूट में भी आप देखिए सबसे पहले लीफ डाई होगा। आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि फाइनली ये जो वाटर और मिनरल जाइलम के थ्रू जा रहा है ये लीफ में ही तो जाना है, और अगर लीफ में वाटर और मिनरल नहीं मिल पाएगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और उस कंडीशन पे ये लीफ विल्ट कर जाएगा, मुरझुरा जाएगा और लीफ विल डाई। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। पर इसके अलावा जाते जाते मैं इस चैप्टर की एक छोटी सी समरी मैं देख के जाता हूँ। देखिए, जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन हमने इस चैप्टर में लगभग 3 से 4 जगह पे पढ़ा है, उसे ही आइए साथ में मिलके एक जगह पे लिख लिया जाए ताकि याद हो जाए ना। शुरू में भी हमने पढ़ा है कि जाइलम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, बीच में भी 2 जगह पे हमने पढ़ा हुआ है, तो वही पॉइंट्स को एक जगह पे हम लोग कलेक्ट करके लिख लेते हैं। सबसे पहले जाइलम के बारे में देखिए, ये थोड़ा फास्ट चलेगा। जाइलम के थ्रू H2O होता था, मिनरल सॉल्ट होता था, या फिर तो आप मिनरल ऑयंस बोल सकते हैं। मिनरल सॉल्ट मीन्स क्या हो सकता है, जैसे इनऑर्गेनिक, NCERT में ऐसे लिखा है कहीं कहीं पे, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन होगा जाइलम के थ्रू, और क्या होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस एंड सल्फर होगा, और आप एसेक्ट्रा भी लगा लीजिए कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट में बहुत कुछ होगा, ये इनऑर्गेनिक होगा। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट में बहुत कुछ होगा। NCERT में 2 ऐसे पॉइंट लिखे हैं कि इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेट होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस और सल्फर भी जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेट होता है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और क्या होता है जाइलम के थ्रू, तो सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में क्या क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, प्लस अमाइड्स है, प्लस EIDES यूराइड्स है, UREI। अमीनो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कौन कौन हो जाएगा, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का कंपोनेंट में अमीनो एसिड, अमाइड्स प्लस यूराइड्स हो जाएगा। इसके अलावा भी एक और चीज़ जाइलम के थ्रू जाता है, सम हार्मोन, सम हार्मोन्स। रूट से हार्मोन जाएगा शूट तक विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। रूट से शूट तक कुछ हार्मोन जाइलम के थ्रू जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। तो जाइलम में इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जाइलम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को भी करता है और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को भी करता है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में अमीनो एसिड आएगा, अमाइड आएगा, यूराइड आएगा। ये पॉइंट मैंने मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में बताया और वहीं पे ये पॉइंट लिखा हुआ है। इसके अलावा देखिए फ्लोएम का देख लिया जाए कि फ्लोएम क्या क्या ट्रांसलोकेट करता है, PHLOEM। ये एक जगह पे कलेक्ट हो जाएगा ना, ये चैप्टर में कई जगह पे दिया है। तो फ्लोएम के थ्रू ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्लस ऑर्गेनिक
न्यूट्रिएंट प्लस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ट्रांसलोकेट होता है। इनऑर्गेनिक NUTRIENT, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्लस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को आप लोग मिनरल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट और सॉल्यूट लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि NCERT में यही लिखा है इनऑर्गेनिक सॉल्यूट। एक्चुअली ये मैं कलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 2019 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये एक जहाँ मैं कलेक्ट कर दे रहा हूँ कि आपको याद हो। अभी आप यहाँ पे हम कुछ पॉइंट और भी देखेंगे। देखिए इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट या फिर तो मिनरल आयन लिख सकते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट लिख सकते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट लिख सकते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है, मिनरल न्यूट्रिएंट है। और इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हैं, आज ही के लेक्चर में हमने देखा कि अदर शुगर्स होते हैं, या फिर तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ इसमें शुगर का ट्रांसलोकेशन होगा प्लस एमिनो एसिड का होगा। आज के ही लेक्चर में हमने देखा है और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के टॉपिक में NCERT में लिखा है। तो एक पॉइंट आप यहाँ से क्या नोट कर पा रहे हैं कि अमीनो एसिड जाइलम के थ्रू भी ट्रांसलोकेट होता है, फ्लोएम के थ्रू भी ट्रांसलोकेट होता है, बट अमाइड्स एंड यूराइड्स सिर्फ और सिर्फ जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेट होता है। इस पॉइंट को मैंने मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में भी बताया है, वहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है। तो मैंने वहाँ पे भी ये क्लियर किया है कि अमीनो एसिड का ट्रांसलोकेशन जाइलम और फ्लोएम दोनों के थ्रू होगा, बट अमाइड्स और यूराइड्स का ट्रांसलोकेशन सिर्फ और सिर्फ जाइलम की वजह से होता है। और रीज़न क्या है आप वहाँ पे देखेंगे, अमाइड्स एंड यूराइड में N/C रेशियो ज़्यादा होता है, मीन्स नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो ज़्यादा होता है, इसीलिए अमाइड्स और यूराइड्स जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्लोएम में और क्या ट्रांसलोकेट होगा, तो फ्लोएम में हार्मोन्स फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेट होते हैं। तो ये कंप्लीट एक जगह पे मैंने लिख दिया है और आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे एक नए जोश और नई उत्साह के साथ। ठीक है, तो बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।